ऐसा लगता है मानो देश में हवा चल पड़ी है। अभी ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में ही था और तब तक मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद से लेकर कुतुब मीनार तक के मंदिर होने का दावा किया जाने लगा। मंदिर मस्जिद विवाद के नए नए नाम गूंज ही रहे थे कि अचानक गुरुवार को एक नया नाम सामने आया। ये नाम अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का महाराणा प्रताप सेना नाम के संगठन का दावा है कि दरगाह में स्वास्तिक का निशान मौजूद है और वो एक मंदिर है। हम इस दावे का सच देश के सामने लाएंगे। गरीब नवाज का दरबार 800 सालों से गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा गहवारा रहा है और इस दरबार में मुसलमानों की नहीं लाखों करोड़ों हिंदू और दूसरे मजहब के लोगों की भी आस्था जुड़ी हुई है। ये हमने कह दिया कि है, लेकिन अब जांच एजेंसियों को ये जांचना है वहाँ पर मंदिर है या कृष्ण मंदिर है या विष्णु मंदिर है, ये जांच इंडिया। एक दरगाह जिसका इतिहास 800 साल से भी ज्यादा पुराना है, उसके हिंदू मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि महाराणा प्रताप सेना मुगल शासकों की जितनी भी यहाँ धरोहरें हैं सबको समाप्त करके हिंदुत्व की अलग जगाकर मंदिर जहाँ पर है वहाँ पर मंदिर का नाम करेगी और ऐसे जितने भी विषय आने वाले समय में आएंगे वो महाराणा प्रताप सेना लाने का काम। टीवी स्क्रीन पर हिंदू धर्म का झंडा उठाए जो चेहरा मौजूद है वो महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार है, जो अजमेर शरीफ की दरगाह को महादेव का मंदिर बता रहे हैं। भारत हिंदुओं का देश है, यहाँ लाल किला हो, चाहे जमा मस्जिद हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, ये सब मुगल शासक के नाम थे। आज महाराणा प्रताप सेना की जिम्मेदारी है कि इनका जो 800 साल पहले नाम रहा उनका नामकरण कर दे। हमने कर दिया। हमने कुतुब मीनार का नाम विष्णु स्तंभ रख दिया। हमने जमा मस्जिद के जो है मस्जिद का नाम जो है महादेव का मंदिर कर दिया। वैसे ही जो अजमेर में दरगाह है, मेरा ये मानना है वो महादेव का मंदिर है। ये जांच का विषय है। वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आज हमने चिट्ठी लिखने का काम किया है और एक सप्ताह में हमने जवाब मांगने का काम किया है कि एक सप्ताह के अंदर हमें केंद्र और जो जांच एजेंसियां हैं वह यह बताएं कि यह मंदिर है या दरगाह। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष से पूछा कि आखिर उनके पास इस बात का क्या सबूत है कि अजमेर शरीफ की दरगाह एक मंदिर है। महाराणा प्रताप सेना ऐसे तमाम सोए हुए विषयों को जगाने का काम कर रही है। ये जो सोया हुआ विषय जिसको आप जगाने का काम कर रहे हैं, क्या प्रूफ्स हैं आपके पास जिसको आप लेकर यहाँ पर बैठे हैं? ये दरगाह के अंदर स्वास्तिक चिन्ह का होना क्या मतलब है? ये हमारे हिंदू ये आप मानते हैं कि स्वास्तिक चिन्ह है? अरे मानते नहीं, दिख रहा है भाई, आप देख लीजिए इसको। सबूत के तौर पर राज्यवर्धन सिंह परमार ये तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें 2 स्वास्तिक के चिन्ह दिखाई देते हैं। तस्वीर में एक खिड़की जैसी आकृति बनी है जिसके ऊपरी हिस्से में कमल है, जबकि नीचे 2 स्वास्तिक के निशान मौजूद हैं। दावे के मुताबिक स्वास्तिक के निशान वाली ये तस्वीर ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह के भीतर की है और इसी तस्वीर के जरिए उसे मंदिर साबित करने की कोशिश हो रही है। राजस्थान में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा ने इस दावे की पड़ताल की है और ये जो सबूत महाराणा प्रताप सेना ने पेश किए हैं उसकी सच्चाई को खंगाला है। तो शुरुआत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से करते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कि राजा हो या फिर रंग, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी यहाँ की चौखट चूमी है वो खाली हाथ नहीं गया। अंग्रेज लेखक कर्नल टाड ने अपनी किताब में लिखा है, मैंने हिंदुस्तान में एक कब्र को राज करते देखा है। अजमेर शरीफ की दरगाह के बारे में अंग्रेज लेखक ने ये बात क्यों लिखी, उसकी वजह भी आपको बताते हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह को मुस्लिमों के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है।
लेकिन इस दरगाह का खूबसूरत सच ये है कि यहाँ मजहब देखकर लोग सिर नहीं झुकाते। इतिहास के मुताबिक 11वीं शताब्दी में ईरान के संजर नगर से सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लाहौर होते हुए हिंदुस्तान की सरजमी पर पहुँचे। तब हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के शहर अजमेर को उन्होंने अपना घर बनाया था। सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सांप्रदायिक एकता, भाईचारे और आपसी प्रेम का पाठ पढ़ाने का मिशन लेकर सूफी परंपरा की शुरुआत की थी। ख्वाजा साहब ने किसी की जगह पर कब्जा नहीं किया। ख्वाजा साहब ने दिलों पर राज किया है, जो आज तक मौजूद है और इसे हर लोग मानते हैं। तो ये वो फकीर, सूफी और संत है जो किसी की चीज को नहीं छीना करते। 1192 में अजमेर को अपना घर बनाने के बाद 1236 में अपनी मौत तक वो यहीं रहे और इसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में मुगल बादशाह हुमायूं ने अजमेर की दरगाह को बनवाया था। बड़े से बड़ा बादशाह अजमेर की दरगाह में पूरे अदब के साथ सिर झुकाकर पहुंचा। तो हमने तो ख्वाजा साहब के दरबार में किसी को रोका ही नहीं है, कभी भी नहीं रोका है। चाहे कोई सी भी टीम आए, कोई भी आए, दरबार में जो भी आते हैं सब नतमस्तक होते हैं। और ख्वाजा साहब के दरबार में ख्वाजा साहब की हयात से लेकर के आज तक जितने भी शासक हुए, उन्होंने भी इस चौखट पर माथा टेकना अपनी खुशनसीबी समझा है। यहाँ तक कि बादशाह अकबर की मैं बात बता रहा हूँ, जो कि इतिहास के अंदर मशहूर है कि वो आगरे से पैदल चल करके यहाँ पर आए। इसके बाद अकबर जब तक गद्दी में रहा, साल में एक बार अजमेर की दरगाह में सिर झुकाने जरूर आया। मुगल बादशाह अकबर ने ही दरगाह के भीतर मस्जिद परिसर का निर्माण करवाया था। देश आजाद होने के बाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी ख्वाजा के दरबार में माथा टेका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के और आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी बराबर तकरीबन 7 सालों से ख्वाजा साहब के दरबार में चादर पेश करते हैं। और ये तस्वीरें इसी साल फरवरी महीने की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के दौरान दरगाह में चादर चढ़वाई थी। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि अजमेर शरीफ दरगाह के हिंदू मंदिर होने वाले दावे का सच क्या है। क्या वाकई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में स्वास्तिक का चिन्ह मिला है? अगर नहीं तो जो तस्वीर सबूत के तौर पर पेश की गई, उसकी हकीकत क्या है? ये तो हुकूमत को चाहिए कि वो इतनी बड़ी चीज़ को, और जो पूरी दुनिया के लिए अमन का केंद्र है, उसके ऊपर जर लगाने की कोशिश कर रहा है और फितना और फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे फितने और फसाद को जो मतलब हिंदुस्तान के माहौल की नहीं, दुनिया के माहौल को, दुनिया के लोगों को, दिलों को ठेस पहुँचाए, ऐसे शख्स को तो कतई तौर के ऊपर जो है वो बख्शना नहीं चाहिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू मंदिर साबित करने वाले दावे के बाद से लोग गुस्से में हैं। लेकिन सच क्या है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा सबसे पहले अजमेर शरीफ की दरगाह पहुंचे और करीब 2 घंटे तक दरगाह के भीतर मौजूद तमाम दीवारों को बहुत नजदीक से खंगालते रहे। लेकिन उन्हें वहां इस तस्वीर जैसा या हिंदू प्रतीकों से मिलता जुलता कोई निशान नहीं मिला। खास बात यह है कि इस दावे के बाद अजमेर की इस दरगाह में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी और भीतर मीडिया के कैमरे या मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाई गई। हमें भी अपना मोबाइल छोड़कर जाना पड़ा और इस दौरान हमने बारीकी से वहीं के तमाम खादिमों के साथ हर जगह की पड़ताल की, लेकिन निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि हमें वहां पर ऐसा कोई चिन्ह नहीं मिला जो कि ये समर्थन करता कि महाराणा प्रताप सेना का दावा कहीं भी सच्चा साबित होता है। दरगाह में स्वास्तिक वाली तस्वीर से जुड़ा कोई सबूत तो नहीं मिला, लेकिन जो तस्वीर महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष ने पेश की थी, उससे जुड़ा एक सुराग मिला। हमें ही पता चला कि तस्वीर दरगाह से कुछ किलोमीटर दूर 2.5 दिन के झोपड़े की हो सकती है। अजमेर शरीफ की दरगाह से 2.5 दिन के झोपड़े तक पहुंचने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता 1 किलोमीटर दूर है, जहां सिर्फ पैदल जाया जा सकता है, और दूसरा 10 किलोमीटर लंबा। संवाददाता मनीष शर्मा लंबे रास्ते से होते हुए 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद तक पहुंचे। यहाँ पहुंचने के बाद सामने आई वो तस्वीर जिसका इंतजार हर किसी को था।
टीवी स्क्रीन पर मौजूद है 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद और इस मस्जिद की दीवार पर स्वास्तिक और कमल के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये हूबहू वही तस्वीर है जो महाराणा प्रताप सेना के मुखिया ने देश के सामने ये कहते हुए पेश की थी कि स्वास्तिक का ये निशान अजमेर शरीफ की दरगाह में है। हालांकि आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि अगर राजस्थान के अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है तो उस मस्जिद में भला स्वास्तिक का निशान क्यों है? तो उसका जवाब ये है कि मूल रूप से 2.5 दिन का झोपड़ा कहलाने वाली ये इमारत एक संस्कृत महाविद्यालय था। 1198 में मोहम्मद गौरी ने इसे मस्जिद में बदल दिया था। 1213 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश ने इसे सजाने का काम किया था। इस मस्जिद का नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ने के पीछे कहानी ये है कि इसे मंदिर से मस्जिद बनने में सिर्फ 2.5 दिन का वक्त लगा था। मराठा काल में यहाँ पंजाब शाह बाबा का 2.5 दिन का उर्स भी होता था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। मतलब यह है कि अजमेर शरीफ की दरगाह में स्वास्तिक के निशान वाली जो तस्वीर पेश की गई थी वो गलत है, लेकिन दावा करने वाले महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार अभी भी मानने को तैयार नहीं है। अब मैंने इसकी जांच की चिट्ठी सरकार को लिखी। ये 2.5 दिन का झोपड़े की फोटो है, लेकिन वहाँ जांच होगी तो मिलेगा। आप खुद मान रहे हैं ये जांच का विषय है। अगर ये जांच का विषय है तो ये स्वास्तिक है या ये कुछ और है, ये जांच पर छोड़ दीजिए। ये स्वास्तिक चिन्ह है, ये तो मैं पुष्टि करता हूँ। जबकि अजमेर की ख्वाजा दरगाह पर ऐसे दावे के बाद अंजुमन कमेटी ने गहरी आपत्ति जताई है और महाराणा प्रताप सेना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ये जो सवाल इन्होंने उठाया है इस चिन्ह को लेकर के, ये सवाल ख्वाजा साहब के दरबार पे नहीं उठा है। ये उन करोड़ों जो आस्था रखते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, उनकी आस्था के ऊपर ये सवाल उठाया गया है, लिहाजा उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। हम सरकार से भी ये गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दिल्ली में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें युवक की उम्र महज 19 साल थी। घटना खजूरी खास इलाके की बताई जा रही है और पुलिस के मुताबिक घटना रात 11:15 बजे हुई। मरने वाला युवक एक कपड़े की फैक्ट्री में काम करता था और अपने चाचा के साथ रहता था। परिवार के मुताबिक उसकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच इन दिनों याचिकाओं की होड़ मची है। सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका आई है जिसमें 100 साल से ज्यादा पुरानी सभी मस्जिदों के सर्वे की मांग की गई है। ऐसा लगता है कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कोर्ट के आदेश के बाद हुए सर्वे ने कई संभावनाओं के द्वार खोल दिए। इन्हीं संभावनाओं को टटोलते हुए 2 वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। इनके नाम हैं शुभम अवस्थी और सप्तऋषि मिश्रा। दोनों वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके मांग की है कि देश में 100 साल से पुरानी सभी प्रमुख मस्जिदों का सर्वे कराया जाए। इन मस्जिदों के वजू वाले तालाब का इस्तेमाल भी रोका जाए। मेरा मानना ये है कि देश में ऐसी और भी अन्य मस्जिदें हैं जो 100 साल से पुरानी हैं, जिनको कहीं ना कहीं जो पहले मंदिर हुआ करते थे उनको तोड़ के मस्जिदें बनाई गई। तो क्यों ना एक ऐसा सर्वे कराया जाए जो कॉन्फिडेंशियल रहे, जो कोर्ट अपनी एक एजेंसी बनाए, कोर्ट के और एजेंसी के बीच में वो कॉन्फिडेंशियल सर्वे रहे, जिसमें एक सर्वे में ये जो स्पेशली जो प्रमुखता से वुजू करने के स्थान हैं वहाँ का सर्वे किया जाए कि ऐसा तो नहीं कि इस्लाम के अलावा और भी देवी देवताओं के वहाँ पे अवशेष हैं या नहीं है। ज्ञानवापी समेत हाल के बड़े मुद्दों को लेकर आज जमीयत उलेमा हिंद एक बड़ा सम्मेलन करने जा रहा है। सहारनपुर के देवबंद में इस सम्मेलन में देश भर से 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी भाग लेंगे। वाराणसी का ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, मथुरा का शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, कुतुब मीनार परिसर मस्जिद विवाद। ऐसे तमाम विवादों के बीच आज देश का अग्रणी इस्लामी संगठन जमीयत उलेमा हिंद एक बड़ी पहल कर रहा है, वो भी उस शहर देवबंद में जिसका कि इस्लामिक शिक्षा के केंद्र के तौर पर बड़ा नाम है। जमीयत उलेमा हिंद का देवबंद में आज से 2 दिन का सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में 5000 मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल होने जा रहे हैं। इस सम्मेलन में देश में मुसलमानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों पर मंथन होगा। ये सम्मेलन जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की पहल पर हो रहा है, जो कि राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। जमीयत उलेमा हिंद वही संगठन है जिसने मुस्लिम समुदाय से अपील की थी कि ज्ञानवापी जैसे मुद्दे को सड़क पर न लाया जाए।
ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हुआ उसके फोटो और वीडियो 2 दिन बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों को सौंपे जाएंगे। वाराणसी की कोर्ट ने ये आदेश दिया है। ज्ञानवापी के तहखानों में क्या मिला? ज्ञानवापी के गुंबद के नीचे क्या है? ज्ञानवापी की दीवारों में क्या हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह मौजूद हैं? ज्ञानवापी के तालाब में शिवलिंग के साक्ष्य कितने मजबूत हैं? इन सब के बारे में और रहस्यों का पता 2 दिन बाद चल जाएगा, क्योंकि इसके सबूत सामने आने वाले हैं। वाराणसी की जिला अदालत ने आदेश दिया है कि 30 मई को दोनों पक्षों को सर्वे के फोटो और वीडियो दिए जाएं। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने कोर्ट से मांग की थी कि सर्वे की तस्वीरें सार्वजनिक न करके केवल पक्षकारों को ही दी जाएं। जब कोई एविडेंस होता है तो एविडेंस कोर्ट में सबमिट होता है और उसे पक्ष और विपक्ष और न्यायालय के अतिरिक्त किसी और के बीच में साझा नहीं किया जाता तब तक, जब तक उस केस का निपटारा ना हो जाए। जब उस केस का निपटारा फाइनल जजमेंट आ जाता है, उसके बाद उस केस से संबंधित सारी प्रॉपर्टी जो होती है, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। उससे पहले वो कॉन्फिडेंटल डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको पब्लिश नहीं किया जा सकता। अजमेर दरगाह में महाराणा प्रताप सेना के स्वास्तिक के दावे की एबीपी न्यूज ने जो पड़ताल की, उसमें पता ये चला कि जिस चिन्ह को दरगाह की बताई गई वो असल में अजमेर की 2.5 दिन की झोपड़े वाली मस्जिद की है। गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को शिव मंदिर बताने के दावे की पोल खुल गई। ये वो दरबार है जहां पूरी दुनिया से लोग अपनी फरियाद लेकर आते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप सेना के एक दावे ने सभी को चौंका दिया। अजमेर में दरगाह है, मेरा ये मानना है वो महादेव का मंदिर है। ये जांच का विषय है। वहाँ की राज्य सरकार और केंद्र सरकार को आज हमने चिट्ठी लिखने का काम किया है, और जो जांच एजेंसियां हैं वह यह बताएं कि यह मंदिर है या दरगाह। एबीपी न्यूज की टीम इस दावे की पड़ताल करने के लिए ख्वाजा की दरगाह पहुंच गई, और जब दरगाह में स्वास्तिक निशान के दावे की पड़ताल शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। जिस तस्वीर को दरगाह की तस्वीर बताया जा रहा है, असल में वो 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद की निकली। लेकिन हमने अपने मोबाइल कैमरे से स्वास्तिक के इन चिन्हों को रिकॉर्ड किया। इसके अलावा वहीं से हमने कुछ तस्वीरें भी ऐसी हासिल की जिनसे ये साबित होता है कि जिस स्वास्तिक वाली तस्वीर का जिक्र महाराणा प्रताप सेना ने किया था, वो वाकई में अजमेर की दरगाह की नहीं बल्कि 2.5 दिन के झोंपड़ा मस्जिद की थी। वहीं इस मामले में दरगाह की देखरेख करने वाली अंजुमन कमेटी ने महाराणा प्रताप सेना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। इतनी बड़ी चीज़ को और जो पूरी दुनिया के लिए अमन का केंद्र है, उसके ऊपर जर लगाने की कोशिश कर रहा है और फितना और फसाद बर्पा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे फितने और फसाद को जो मतलब हिंदुस्तान के माहौल की नहीं, दुनिया के माहौल को, दुनिया के लोगों को, दिलों को ठेस पहुंचाए, ऐसे शख्स को तो कतई तौर के ऊपर जो है वो बख्शना नहीं चाहिए। महाराणा प्रताप सेना के दावों को दरगाह की कमेटी ने खारिज कर दिया, लेकिन 2.5 दिन के झोपड़े वाली मस्जिद में जो स्वास्तिक निशान मिला, उससे ये मस्जिद भी चर्चा में आ गई। बीजेपी के भीतर अब देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग उठ रही है। सालों से ये पार्टी के कोर एजेंडे में है, लेकिन लगता है सबसे पहले इस एजेंडे को पूरा करने का काम उत्तराखंड में होगा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस दिशा में काम शुरू भी कर दिया है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जो कहा सो किया, ये दावा है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। दावा समान नागरिक संहिता से जुड़ा है, जिसे राज्य में लागू करने का चुनाव से पहले वादा किया गया था, और अब सीएम धामी ने मीडिया के सामने ऐलान किया कि उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन भी कर दिया। जस्टिस रंजना देसाई के अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी हमने गठित कर दी है। ड्राफ्टिंग कमेटी में रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा कई दूसरे रिटायर्ड जज और पूर्व ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। सीएम धामी दावा कर रहे हैं कि कमेटी के ड्राफ्ट तैयार करते ही राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमने पहले ही कहा था कि हम इस पर, हमारी सरकार ने निर्णय ले लिया है। हमने वो कमेटी बना दी है और कमेटी जल्दी ही ड्राफ्ट तैयार करेगी, और ड्राफ्ट तैयार होने के बाद हम उसको लागू करेंगे। उत्तराखंड में 30 मई को चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। सीएम धामी का चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। आज उनके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने उत्तराखंड पहुंच रहे हैं।
सीएम धामी के इस धुआंधार प्रचार में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरने आ रहे हैं। सीएम धामी के लिए आज योगी आदित्यनाथ वोट मांगने चंपावत विधानसभा में होंगे। टनकपुर और बनबसा में आज सीएम योगी सीएम धामी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज सुबह 9 बजे उत्तराखंड के लिए रवाना होंगे, फिर चुनाव प्रचार कर दोपहर तक लखनऊ वापसी करेंगे। अब तक चंपावत विधानसभा सीट पर राज्य के आधा दर्जन मंत्री चुनाव प्रचार में जुटे। 31 मई को इस सीट पर वोटिंग होनी है। चंपावत सीट पर यह उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि सीएम धामी के लिए बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ दी थी। सीएम धामी फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में खटीमा सीट से हार गए थे। मुख्यमंत्री रहते हुए धामी खटीमा सीट से 6,500 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे थे। हालांकि चुनाव हारने के बाद बीजेपी आलाकमान ने धामी को ही सीएम बनाया, लेकिन अब उनके लिए ये उपचुनाव जीतकर विधानसभा का सदस्य बनना जरूरी है। विधायक बनने के लिए धामी ने अपना चुनाव क्षेत्र भी बदला है। अब उन्हें यूपी के सीएम योगी का आसरा है। हाल में हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भी सीएम योगी चुनाव प्रचार के दौरान अपना जलवा दिखा चुके हैं। चलिए लद्दाख से जुड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लद्दाख में सड़क दुर्घटना में 7 जवानों की मौत हो गई है। तुर्तुक सेक्टर में बेकाबू होकर बस नदी में जा गिरी। इस दुर्घटना में 19 जवान गंभीर तौर पर घायल है। सड़क से करीब 70 से 80 फीट नीचे नदी में सेना की बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी है। सेना के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे दिख रहे हैं। दुर्घटना लद्दाख के तुर्तुक सेक्टर में उस वक्त हुई जब सेना की इस बस पर से ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया। बेकाबू हुई ये बस शोक नदी में जा गिरी। इस भीषण हादसे में 9 जवानों की मौत हो गई। इस बस में सेना के 26 जवान सवार थे। सख्त चट्टानों के ऊंचे संकरे पहाड़, उस पर से गुजरती सड़क और नीचे शोक नदी का तेज बहाव। एक संकरा रपटा बनाकर बचाव दल ने नीचे उतरने के लिए एक रास्ता बनाया। ये वीडियो घटनास्थल पर मौजूद किसी स्थानीय शख्स ने बनाया है। वीडियो में पहाड़ पर सामने की सड़क पर जहां लोग खड़े दिख रहे हैं, वहीं से बेकाबू होकर ये बस नीचे खाई में गिरी। हादसे में 19 जवानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज इस वक्त पंचकुला के वेस्टर्न कमांड हॉस्पिटल में चल रहा है। शुक्रवार की सुबह करीब 9 बजे सैनिकों से भरी ये बस परतापुर ट्रांजिट कैंप से हनीफ सब सेक्टर की एक फॉरवर्ड लोकेशन पर जा रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया। हादसे में घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके वेस्टर्न कमांड के चंडी मंदिर कमांड अस्पताल पहुंचाया गया। इस हादसे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने भी दुख जताया। ट्वीट कर पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी संवेदना जताई। पीएफआई ने एक चिट्ठीनुमा प्रेस रिलीज जारी कर ज्ञानवापी विवाद से सांप्रदायिक आग जलाने की कोशिश की है। इस चिट्ठी में अदालत के फैसलों तक पर सवाल उठाए गए हैं। एक तरफ पीएफआई की जहर उगलती चिट्ठी आई, तो दूसरी तरफ पीएफआई ने भड़काऊ वीडियो की भी सीरीज जारी की है, जिसमें पीएफआई बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी की तुलना कर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ज्ञानवापी के बहाने पीएफआई देश में क्यों फसाद कराने की कोशिश कर रहा है और क्या है उसका मंसूबा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ये सिस्टम बर्बाद करने वालों को कैसे रोक के इधर इंसाफ कायम करेंगे वो भी हमें मालूम है। ആ മാർഗത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തയ്യാറാണ്। पॉपुलर फ्रंट तैयार है, ये शब्द है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष OMA सलाम का। इसी तरह नाइंसाफी सिर्फ बाबरी मस्जिद के बारे में नहीं, बहुत इसी तरह आता है, डिसीजन आता है। ये कहां से आता है हमें मालूम है, ये कैसे आता है हमें मालूम है। वो ये नाइंसाफी कैसे रोकना है, कैसे इंसाफ मिल जाएगा वो भी हमें मालूम है। ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की चेतावनी है।
धमकी है या फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने का ऐलान? ये समझने के लिए पीएफआई की ओर से जारी एक लंबी चौड़ी चिट्ठी के कुछ हिस्सों को बहुत गौर से सुनिए और समझिए। ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद के खिलाफ संघ परिवार के संगठनों की गलत इरादे वाली याचिकाएं 1991 के कानून के सरासर खिलाफ हैं और अदालतों को इन्हें मंजूर नहीं करना चाहिए। देश की सुप्रीम अदालत को निर्देश देने वाली भाषा में लिखी ये चिट्ठी पीएफआई के प्लान ज्ञानव्यापी का हिस्सा है और कोशिश काशी और मथुरा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच खाई बढ़ाकर अपनी जमीन मजबूत करना है। केरल में तो पीएफआई ने अपने इस ब्लूप्रिंट पर काम करना भी शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें पिछले हफ्ते केरल में हुए पीएफआई के उन कार्यक्रमों की हैं, जिसमें ज्ञानवापी विवाद को लेकर पीएफआई के अध्यक्ष OMA सलाम ने जमकर जहर उगला। मकसद साफ था, ज्ञानवापी पर मुसलमानों को भड़काना। अपने भाषण में पीएफआई अध्यक्ष ने अमन चैन की अपील करने वाले मुसलमानों को भी नहीं बख्शा और सरकार को सीधी चुनौती दी। പള്ളി കമ്മിറ്റി വേണമെങ്കിൽ കേസ് നടത്തിക്കൊള്ളാം, നിങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങരുത് എന്ന് ഉപദേശിക്കുന്ന നല്ല വാക്കുകൾ ഉപദേശിക്കുന്ന ആൾ പറയട്ടെ, ഇല്ല, ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച അബദ്ധങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി തിരുത്തിയും കൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു ബാബറി മസ്ജിദ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ മുഴുവൻ ശ്രമങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ജനത നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിനുവേണ്ട എന്ത് പിന്തുണയാണോ അതിന് മുമ്പിൽ നയിക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പിൽ നയിക്കുവാൻ ആ മാർഗത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള നഷ്ടങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് തയ്യാറാണ്. ज्ञानवापी को बाबरी से जोड़कर पीएफआई देश में फिर 90 के दशक वाले हालात पैदा करने का ख्वाब देख रही है। इसके लिए एक तरफ केरल से जहर बुझे तीर छोड़े जा रहे हैं, तो दूसरी ओर भड़काऊ चिट्ठी जारी की जा रही है। पीएफआई की जो नई चिट्ठी जारी हुई है वो पीएफआई के ऑपरेशन भड़काऊ मुसलमान का ही हिस्सा है, जिसमें लिखा गया है कि देश भर में जनता मस्जिदों के खिलाफ जारी कार्रवाई का प्रतिरोध करे। पीएफआई की प्रेस रिलीज में काशी और मथुरा विवाद की याचिकाओं पर सुनवाई को गैर कानूनी बताया गया है और कहा गया कि अदालतों का इन याचिकाओं को मंजूर करना गलत है। यही नहीं, पीएफआई ने ज्ञानवापी के वजू खाने पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक बता दिया है। पीएफआई की दलील है कि अदालतों के रुख से देश भर की मस्जिदें निशाने पर आ गई हैं और इन याचिकाओं से सांप्रदायिक दुश्मनी बढ़ेगी। पीएफआई की ये जहरीली चिट्ठी उसके ऑपरेशन ज्ञानवापी का एक हिस्सा है। इसका दूसरा हिस्सा है भड़काऊ बयान, जिसमें ज्ञानवापी को बाबरी से जोड़कर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है। जो बाबरी मस्जिद के साथ 1992 में हुआ वो ज्ञानवापी मस्जिद के साथ हम होने नहीं देना है। ये किसी एक संगठन की जिम्मेदारी या किसी एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी या उस मस्जिद कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे के पूरे इंडिया की मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। बाबरी मस्जिद का जब इशू चल रहा था, मस्जिद दे दो, अमन के लिए मस्जिद की जमीन दे दो, तोहफे में दे दो, उन बेवकूफ़ों को समझना चाहिए। और हम पहले से भी कह रहे थे कि मामला किसी मस्जिद या ज़मीन का नहीं था, यहाँ मामला इंडिया में मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी अधिकार से जीने का हक है या नहीं, इसके बारे में था। मुसलमानों को कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनके हक दिए गए हैं, यानी अपने धर्म को आज़ादी पर चलने का उन्हें जो हक है उस हक पर वो चल सकते हैं, नहीं, वो मामला था। मुसलमानों को उकसाने के लिए पीएफआई ज्ञानवापी के साथ साथ बीजेपी को भी टारगेट कर रहा है। पीएफआई की चिट्ठी में कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमान निशाने पर हैं और इन राज्यों में गैर अदालती तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही ये लिखा गया है कि क्रूर गैर अदालती कार्रवाई पर अदालतों की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। पीएफआई ने पहली बार हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने की कोशिश नहीं की है। उसका इतिहास विवादों से भरा हुआ है। इंशाअल्लाह और बच्चों संगीगले ये 21 मई को पीएफआई की रैली की तस्वीरें हैं, जिसमें ज्ञानवापी विवाद पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की गई। इंशाअल्लाह और बच्चों संगीगले इस रैली को लेकर केरल में जबरदस्त विवाद छिड़ा है। कुछ पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं
लेकिन पीएफआई इतना बेखौफ है कि रैली के एक हफ्ते बाद ही उसने जहरीली चिट्ठी जारी कर दी, जिसके बाद अब उसे बैन करने की मांग और तेज हो गई है। ये चिट्ठी विश्व वैदिक सनातन संघ नाम की संस्था ने गृह मंत्रालय को लिखी है, जिसमें कहा गया है पीएफआई का नाम बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा और सांप्रदायिक सद्भावना के खिलाफ होने वाली साजिशों में सामने आ रहा है। इसीलिए पीएफआई का रजिस्ट्रेशन रद्द कर इसे पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। पीएफआई पर देश विरोधी साजिशों में शामिल होने के ऐसे आरोप कई बार लग चुके हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल ने भी पीएफआई को एक खतरनाक संगठन करार दिया है। This is a very, very dangerous organization. This is Hydra-headed today. It has more than 16 fronts. You know, there is mask. It will put up mask of human rights. It puts up mask of rehabilitation. It puts up mask of being a student. You know, organization of this student group, union. It takes up the form of a political party. But essentially, its whole aim is to destabilize this country from within. राज्यपाल के इस बयान के बाद पीएफआई ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया और चेन्नई की सड़कों पर उनके खिलाफ बयानबाजी की। लेकिन पीएफआई पर उंगली सिर्फ राज्यपाल ने ही नहीं उठाई है, केरल हाई कोर्ट भी पीएफआई को चरमपंथी संगठन कह चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया और पीएफआई चरमपंथी संगठन है और ये हिंसा के गंभीर मामलों में शामिल हैं। फिर भी ये प्रतिबंधित संगठन नहीं है। पीएफआई पर अदालत की इस टिप्पणी की वजह उसकी करतूतों की लिस्ट है, जो काफी लंबी है। पिछले महीने राजस्थान के करौली में हुए दंगों में पीएफआई का नाम आया है। इसी साल जनवरी में कर्नाटक के हिजाब विवाद में पीएफआई की साजिश सामने आई थी। 2020 में यूपी दंगों में भी पीएफआई का नाम सामने आया। फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों में पीएफआई का नाम आया। 2017 में एनआईए की जांच में लव जिहाद के 23 मामलों में पीएफआई शामिल पाई गई थी। 2012 में केरल में 27 राजनीतिक हत्याओं में पीएफआई का हाथ सामने आया था। पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की फरियाद उत्तर प्रदेश समेत अनेक राज्य केंद्र सरकार से कर चुके हैं। ज्ञानव्यापी विवाद में भी पीएफआई का नाम लगातार उछलता आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में पीएफआई को लेकर अनेक बार बैठकें भी हो सकती हैं। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार पीएफआई पर लगाम लगाने की कोशिशें शुरू कर दे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। राधा मोहन दास अग्रवाल को बीजेपी भेज सकती है राज्यसभा। गोरखपुर से 4 बार विधायक रह चुके हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल की जगह 2022 विधानसभा चुनाव में सीएम योगी चुनाव लड़े थे, जबकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजने की भी खबर है। इसके अलावा भी यूपी से 4 और नामों की लिस्ट सामने आ रही है, जिसमें जफर इस्लाम, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सुरेंद्र नागर और बाबू राम निषाद इस लिस्ट में शामिल हैं। तो राधा मोहन दास अग्रवाल को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर शहर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं राधा मोहन दास। साथ ही 2022 में सीएम योगी ने इस जगह से चुनाव लड़ा था और आरपीएन सिंह को भी राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। 4 नामों की जो लिस्ट है उस पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे आरपीएन सिंह और अब राज्यसभा भेजने की खबर में एक और नाम शामिल, राधा मोहन दास अग्रवाल। 2022 में सीएम योगी ने लड़ा था गोरखपुर शहर से चुनाव। आरपीएन सिंह को भी राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे आरपीएन सिंह और राधा मोहन दास राज्यसभा जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, गोरखपुर से 4 बार राधा मोहन सिंह विधायक रह चुके हैं, माफ कीजिएगा, राधा मोहन दास अग्रवाल विधायक रह चुके हैं और अब उन्हें राज्यसभा भेजने की खबर सामने आ रही है। और बड़ी बात है, आप भी जान लीजिए, चुनाव में टिकट काटकर योगी आदित्यनाथ को दिया गया था। राज्यसभा जाने वाले मोहन दास के बारे में कुछ जानकारी अब आपके सामने। चुनावों में एसपी ने भी टिकट का न्योता दिया था राधा मोहन दास को। पार्टी से वफादारी का अब इनाम मिला है। तो राज्यसभा भेजे जाने वाले जिसकी खबर चल रही है राधा मोहन दास को लेकर के, पेशे से डॉक्टर है राधा मोहन दास अग्रवाल और उन्हें अब राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है बीजेपी, ऐसी खबर आ रही है। साथ ही आरपीएन सिंह को भी राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी।
4 नामों की लिस्ट सामने आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या इन नामों पर मुहर लग जाएगा? क्या ये नेता राज्यसभा भेजे जाएंगे? राधा मोहन दास अग्रवाल को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में शामिल हुए थे आरपीएन सिंह, क्योंकि आरपीएन सिंह के भी राज्यसभा जाने की खबरें हैं। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी नेता माने जाते थे आरपीएन सिंह। 3 बार विधायक और 1 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। यूपीए 2 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाली है। अब हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी पंकज झा, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, 4 नामों की लिस्ट सामने आ रही है, क्या और जानकारी? देखिए शिखा, पहले तो एक बात हम ये मान लें कि ये लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। जिन नामों पर चर्चा हुई है या हो रही है, हमने उन नामों के बारे में बताया है, क्योंकि आप जानती हैं बीजेपी का कैसा सिर्फ 1-2 लोगों को ही पता होता है कि लिस्ट क्या है। लेकिन जिन नाम पर है उनमें देखें तो एक नाम बहुत सरप्राइजिंग है, और वो है डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का, जिनको गोरखपुर के इलाके में आरएमडी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जब सीट खाली की, इनकी बदले में योगी आदित्यनाथ को टिकट मिला। वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े, तो जिस तरीके से उनका टिकट गया और 4 बार वो विधायक रहे, तो पार्टी चाहती है कि उनको भी मान सम्मान दिया जाए। तो उनका नाम अचानक से चर्चा में आया है कि उन्हें भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। वहीं गोरखपुर से शिव प्रताप शुक्ल पिछली बार राज्यसभा सांसद बने थे, और आपको याद होगा कि पिछली मोदी सरकार में वित्त राज्य मंत्री भी थे। तो अगर राधा मोहन दास अग्रवाल को टिकट मिला तो शिव प्रताप शुक्ला का नाम कट सकता है। 2-3 लोगों को रिपीट करने की बात कही जा रही है, जिसमें सुरेंद्र नागर सेठ है। दूसरा, 4 जाति के लोगों को राज्यसभा में भेजा जाना है, वो जयप्रकाश निषाद हो सकते हैं या बाबूराम निषाद हो सकते हैं। एक और नाम जिसको है, और वो है आरपीएन सिंह। आप जानती हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले आए थे। उनके को टिकट भी मिला, वो चुनाव भी जीते, उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया, और अब ऐसा लग रहा है कि उनको पार्टी राज्यसभा भेजकर वो जिस तरीके से कांग्रेस छोड़कर आए थे उनको मान सम्मान दे सकती है। तो आरपीएन सिंह का नाम भी चर्चा में है। मुझे लगता है आज और कल में आ जाएगी, क्योंकि नामांकन की तारीख भी नजदीक आ रही है, आखिरी तारीख। तो कांग्रेस में इस समय 2 बड़ी सुगबुगाहट है। पहली ये कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सितंबर-अक्टूबर की जगह अगले साल जनवरी तक टल सकता है, और दूसरी बड़ी चर्चा ये है कि प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। क्या प्रियंका गांधी की संसद में एंट्री होने वाली है? कांग्रेस के गलियारों में इन दिनों ये चर्चा जोरों पर है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी के कुछ नेता इस बार महासचिव प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने के पक्ष में। इस सिलसिले में बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी पैरवी की गई है। इन पार्टी नेताओं का तर्क है कि लोकसभा चुनाव अभी दूर है, और ऐसे में संसद के अंदर अगर प्रियंका गांधी जैसी मजबूत और प्रभावशाली वक्ता मौजूद होती हैं, तो बीजेपी से टक्कर लेने में काफी हद तक कामयाबी मिल सकेगी। गौरतलब है कि हाल ही में सूत्रों ने एबीपी न्यूज को इशारा किया था कि जल्द ही प्रियंका गांधी की भूमिका भी बढ़ेगी। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी को राज्यसभा भेजने की पैरवी कर रहे कुछ नेताओं ने ये सुझाव कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी दिया है, मगर उनकी तरफ से इस प्रस्ताव पर फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। पीएम मोदी और अमित शाह दोनों नेता आज गुजरात पहुंचने वाले हैं, जहां वो मंदिर दर्शन के साथ साथ विकास की योजनाओं की शुरुआत और रैली भी करेंगे। तो मिशन गुजरात पर पीएम मोदी और अमित शाह कई विकास योजनाओं की शुरुआत करेंगे आज पीएम, साथ ही मंदिर में दर्शन भी करेंगे। दिल्ली में सरकार चला रही मौजूदा बीजेपी के 2 सबसे बड़े चेहरे गुजरात से हैं, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। आज मोदी शाह की जोड़ी एक साथ अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचने वाली है, क्योंकि गुजरात में महज 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव है। एक बार फिर बीजेपी गुजरात जीतना चाहती है। ऐसे में एक साथ ये दोनों नेता चुनावी माहौल में आज गुजरात में होंगे। गुजरात को ढेर सारी विकास की सौगात देंगे और रैली भी करेंगे। सुबह 10 बजे राजकोट में पटेल सेवा समाज की ओर से बनाए गए एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। 40 करोड़ की लागत से बने अस्पताल के उद्घाटन के बाद पीएम एक रैली को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे गांधीनगर में सहकार से सम्मेलन में 10,000 लोगों को संबोधित करेंगे, जहां अमित शाह भी मौजूद होंगे। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे द्वारका में द्वारकाधीश के मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे। इसके बाद गांधीनगर में एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे, जहां उनके साथ पीएम मोदी भी मौजूद होंगे।
हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक ने इसके संकेत दिए हैं और अब सूत्र बता रहे हैं कि 30 या 31 मई को हार्दिक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो बीजेपी जा रहे हैं ना, बहुत जल्द अच्छा फैसला करें। बीजेपी में जा रहे हैं ना, बहुत जल्द अच्छा फैसला होगा। आपने और कोई विकल्प तो है नहीं, आम आदमी पार्टी आप जान तो आप ये मान सकते हैं कि मैं बीजेपी का हिस्सा बन रहा हूँ, बीजेपी का हिस्सा बन रहा हूँ। तो फिर ये तय मान लिया जाए कि हार्दिक पटेल बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। हार्दिक गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और पिछले हफ्ते ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। इस्तीफे से पहले से ही वो बीजेपी के पक्ष में बयान दे रहे थे, इसलिए ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी का ही दामन थामने वाले हैं। तो बीजेपी जा रहे हैं ना, बहुत जल्द अच्छा फैसला करें। बीजेपी में जा रहे हैं ना, बहुत जल्द अच्छा फैसला होगा। आपने और कोई विकल्प तो है नहीं, आम आदमी पार्टी आप जान तो आप ये मान सकते हैं कि मैं बीजेपी का हिस्सा बन रहा हूँ, बीजेपी का हिस्सा बन रहा हूँ। एबीपी न्यूज के स्पेशल शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक पटेल ने ये संकेत दिए हैं कि शो का प्रसारण शनिवार यानी कल रात होगा। माना ये जा रहा है कि सोमवार या मंगलवार को हार्दिक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। बदलते मौसम ने केदारनाथ धाम की यात्रियों की मुसीबत बढ़ा दी है, लेकिन खराब मौसम के बावजूद भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं आ रही। पहाड़ों पर पल पल बदल रहा मौसम बाबा के भक्तों की परीक्षा ले रहा है। बाबा केदार के दर्शन को गए दर्जनों भक्त अपनी जान गंवा चुके हैं। कल भी केदारनाथ यात्रा के दौरान 2 और यात्रियों की मौत हो गई, जिसके बाद अब तक 44 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक 71 साल के भानु शंकर प्रसाद और 32 साल के दानिश भाई की अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। ज्यादातर यात्रियों की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कहीं भी मुस्तैद नजर नहीं आ रहा है। 4 धामों में सबसे कठिन यात्रा बाबा केदारनाथ की साबित हो रही है। बाबा के मंदिर तक पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 18 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर पहुंचना पड़ता है। ज्यादातर यात्री पैदल बिना रुके लंबी यात्रा कर दर तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। ऊंचाई की वजह से केदारनाथ तक पहुंचने वाले यात्रियों को ऑक्सीजन की कमी से भी जूझना पड़ता है। अब हालात को देखते हुए यात्रा मार्ग से लेकर केदारनाथ तक डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। दिल्ली के संगम विहार इलाके से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां सरेआम बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर एक लड़के की हत्या कर दी। बेखौफ बदमाशों के तांडव से दहली दिल्ली। चाकुओं से ताबड़तोड़ वार कर सरेआम मर्डर। सड़क पर खूनी खेल से इलाके में दहशत। चंद मिनटों में बदमाशों ने किए चाकुओं से 12 वार। दिल्ली का यह संगम विहार इलाका है, जहां पुलिस टॉर्च की रोशनी में सबूत इकट्ठा करने में जुटी है, जबकि वारदात सरेआम हुई। एक 26 साल के संगम नाम के लड़के की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। एक 26 वर्षीय युवक जिसका नाम संगम बताया जा रहा है, उसको इसी प्लॉट में दर्जन भर जो वार है वो किया गया है चाकुओं से, जिसके बाद उसकी जो है मौत हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यही वो प्लॉट है जिस पर अभी जो है ताला लगा हुआ है। हम पीछे के साइड से उसको लेके गए और ले जाके वहाँ पे फिर हम उसको 2-3 लड़कों को हैंड ओवर किया। क्या उस वक्त संगम की सांसें जो है वो चल रही? बिल्कुल चल रही थी सर। क्या बात करने की हालत में था? बात नहीं कर पा रहा था, उसकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, बट उसकी सांसें पूरी चल रही थी। हत्या की खबर मिलते ही लड़के के परिवार वाले बदहवास हो गए और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं वारदात के बाद इलाके में पहुंची पुलिस ने शुरुआती जांच शुरू कर दी और भरोसा दिया कि इस हत्याकांड से जुड़े 3 आरोपियों की पहचान कर ली गई है। हालांकि अभी तक सभी आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। पश्चिम बंगाल में 2 हफ्ते के अंदर 3 अभिनेत्रियों की मौत से हड़कंप मचा है। दावा किया जा रहा है कि इन 3 लड़कियों ने आत्महत्या की। बताया यह भी गया है कि तीनों अभिनेत्रियां एक दूसरे को करीब से जानती थी। पल्लवी डे, विदिशा डे, मंजूषा नियोगी। बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री के ये वो 3 नाम हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। दावा किया गया है कि एक साथ करियर की शुरुआत करने वाली इन 3 एक्टर ने एक के बाद एक फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
ये घर अभिनेत्री मंजूषा नियोगी का है, जहां 2 दिन पहले उसका शव फंदे से लटका मिला। इसके पहले पल्लवी डे और विदिशा डे के शव भी इसी तरह फंदे से लटके मिले। दरअसल एक ही पखवाड़े में 3 आत्महत्या पर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ये आपस में ही इंटरलिंक्ड हैं। घर के हालात देखकर जिस तरह से परिवार का कहना है कि परिवार में किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी और उसके साथ साथ कई दिनों से मंजूषा यानी कि पिछले 6 महीनों से उसको नए किरदार मिले थे। नर्स का किरदार किया था हाल ही में एक सीरियल में, और उसके बाद यानी कि अपने दोस्तों की आत्महत्या की घटना के बाद मार्मिक तौर पर आहत थी। लेकिन क्या इन सब के बीच में सवाल ये उठ रहा है कि यही कारण थे या कारण कुछ और भी थे। पारिवारिक कोई समस्या नहीं होने की बात परिवार बार बार कह रहा है, लेकिन ये भी सवाल उठा रहा है कि काम के तौर पर क्या दिक्कतें थी, इस पर अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। इसीलिए एक ही प्रोफेशन, एक साथ करियर की शुरुआत और इन 3 अभिनेत्रियों की एक जैसी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश में जुट गई है कि कहीं इन 3 मौत के पीछे की कहानी एक जैसी तो नहीं। हो सकता है इनका कभी मिलना जुलना एक दूसरे से रहा हो। इस तरीके से इनकी माँ ने कहा कि जो हमको जानकारी हुई कि माँ वो विदिशा के बारे में ये जानती थी, विदिशा के बारे में कि हाँ इनका परिचय है विदिशा से, लेकिन ऐसा कोई बहुत उन लोगों में बहुत क्लोजनेस नहीं थी। एक सेम ऑक्यूपेशन में होने के नाते, सेम इंडस्ट्री में होने के नाते हो सकता थोड़ी बहुत जान पहचान रही हो। बताया गया है कि मंजूषा नियोगी इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उसके परिवार वाले इसे किसी साजिश से जोड़कर देख रहे हैं। चलिए बात महायुद्ध की कर लेते हैं। 3 महीने की तबाही के बाद यूक्रेन बर्बादी की कगार पर खड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अब पुतिन के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखा है। यूक्रेन की ये ताजा तस्वीर है। शहर शहर खंडर और चारों तरफ मौत का मंजर। डोनबास हो, मरियुपोल हो, खार्किव, कीव हो या फिर क्रीमिया, इन सभी इलाकों पर रूस की सेना का अस्थायी तौर पर कब्जा है। 3 महीने की इस भीषण तबाही ने यूक्रेन को बर्बादी की कगार पर ला दिया है। ऐसे में अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलना चाहते हैं। उम्मीद है कि बातचीत के जरिए ये महायुद्ध रोका जा सकेगा। Для чого? Саме для того, щоб наша країна могла жити, щоб закінчилась війна, щоб наші люди повернулись, щоб не було світової продовольчої кризи, яка на сьогодні відбувається, яка дійсно буде через блокування портів. यूक्रेन पहले ही कह चुका है कि अब उसके पास रूस से लड़ने के लिए हथियार नहीं है। दूसरी तरफ इस युद्ध की वजह से यूक्रेन समेत पूरी दुनिया में खाने और ईंधन की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। इन हालातों के चलते ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने बातचीत का ऑफर रखा है। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।